Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Nikhil Thakur from Chandigarh Union Territory, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the equations x minus 2y plus z is equal to 0, 3x minus y plus 2z is equal to 0, y plus kz is equal to 0 have a unique solution, infinite many solution. Also find the solution for these values of k. यानी यहाँ पर एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दे रखा है और हमें k की वो वैल्यू बताना है जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हमको फाइंड भी करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चूँकि प्रॉब्लम आई है चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ की बात कर लें. हम लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम सिटी था, क्योंकि ये तो अब सिटी भी है, एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और ये दो स्टेट यानी पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है. जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद एक पंजाब की कैपिटल इंडिया के लिए हो, क्योंकि पहले कैपिटल पंजाब की लाहौर थी, तो वो तो चली गई पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में. अब इंडिया के जो पंजाब बचा था उसकी कैपिटल क्या हो, तो उसके लिए पहले तो शिमला टेम्परेरी रही, और उसके बाद चूँकि अभी चंडीगढ़ बना नहीं था, क्योंकि ये कंप्लीट हुआ था 1960 में, 1960 में, तो इसके लिए 1949 में यानी 1949 में अमेरिकन प्लानर और आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर को डिज़ाइन करने का काम दिया गया. तो 1950 में एल्बर्ट मेयर के जो आर्किटेक्ट पार्टनर थे मैथ्यू नोविच्की, उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई, तो उन्होंने काम बंद कर दिया. तब इसका जो काम सौंपा गया वो ली कॉर्बूजियर ने इसको पूरा किया, कंप्लीट किया, और ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना 1 नवंबर 1966 यानी 1966 में. तो हम अब अपनी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन पर है, लीनियर इक्वेशन पर है. तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है. सबसे पहले तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर दोबारा से नोट कर देते हैं अगले पेज पर. ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको दे रखा था. x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 हमारे सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस k z इज़ इक्वल टू 0. तो ये तीन जो इक्वेशन दे रखे हैं, सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये ध्यान दें कि राइट हैंड साइड में 0 है और यहाँ पर वेरिएबल ही है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है. अगर कांस्टेंट होते तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाता. और इसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है. ये इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए ओनली कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, उसी से हमारा काम चल जाएगा इसके सॉल्यूशन में और के की वैल्यू को फाइंड करने में. कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं ऐसे बनाई जाती है कि देख लेंगे कि इन इक्वेशंस में एक्स को कोफिशिएंट कितना है, नहीं लिखा तो 1 होता है, और वाई को कोफिशिएंट देख लें कि -2 है, और जेड को कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा. तो ये हमने कोफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन से छाट लिए x बाई जेड के. इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड में x को कोफिशिएंट 3 है, y को कोफिशिएंट ये 1 हो जाएगी यहाँ पर यानी -1, और z को कोफिशिएंट 2. थर्ड वाले इक्वेशन में यहाँ पर x नहीं है तो इसको कोफिशिएंट हम 0 मान सकते हैं कि 0 इंटू एक्स हुआ होगा तभी ये 0 हुआ होगा. तो x का कोफिशिएंट 0 और y का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा यहाँ पर, और z को कोफिशिएंट यहाँ पर k है. आपको k की वैल्यू ही फाइंड करना है.
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि नंबर ऑफ़ अननोन जो है कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ अननोन जो कि x बाई z हैं वो 3 हैं। और यहाँ पर अब इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि रैंक मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड करना है। अगर हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, बाद में कंडीशन बता देंगे किस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और किस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसके दो ही केस होते हैं। नो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं, क्योंकि जब वो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाता है, राइट हैंड साइड में सिर्फ ज़ीरो हो, कांस्टेंट ज़ीरो हो जाता है, तो ये सिस्टम हमेशा कंसिस्ट होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हम पहले इन दोनों ही चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स की रैंक की ज़रूरत होती है। तो रैंक के लिए इसको बदल देते हैं हम एक्लॉन फॉर्म में। तो उसमें यहाँ पर कुछ भी हो बना हो तो अच्छा है, उसके नीचे ज़ीरो बना लेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो बनाने के लिए इक्वेशन हम मतलब ये R1 है और ये R2 है, तो ये R3 है यानी रो। तो सेकंड वाली रो में ये ज़ीरो बनाने के लिए, थर्ड में तो ऑलरेडी ज़ीरो है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो R2 में ये ज़ीरो बनाने के लिए हम फर्स्ट जो है रो यानी R1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके जब हम माइनस करेंगे R2 में से तो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी अनचेंज रहेंगे। लेकिन अगर हम ये रो में ये चेंजेस कर रहे हैं तो फिर हमारी मैट्रिक्स ए जो है वो इसके इक्वल नहीं रह जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक सेम रहेगी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पर। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा सकते, इक्विवेलेंट का साइन लगा देंगे, यानी रैंक के रिस्पेक्ट में इक्वल, और हम इसका सॉल्यूशन भी इससे फाइंड कर सकेंगे। तो अभी हमने कोई भी चेंज नहीं किया, R1 को एज इट लिख सकते हैं, 1 - 2 और 1 चेंज होगा R2 में जो एरो से पहले लिखा हुआ है। तो R2 में चेंज होके ये 3 से हमने कहा था, तीनों में मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6, और -1 में से जब हम -6 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये प्लस का 5 बचेगा। इसी तरीके से 3 से इंटू किया तो 2 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा -1 बचेगा। तो इससे और लास्ट वाला जो है अभी ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमें ये 1 बनाया, उसके नीचे 0 0, फिर यहाँ पर 1 बनाने की ज़रूरत, चाहे तो 1 बना ले और उसके बाद यहाँ 0 करना। मेन काम जो है यहाँ 0 करना है, यानी ये 1 के बाद 0, फिर एक इस 2 के बाद फिर 0 होना चाहिए। तो ये 0 बनाने के लिए या तो हम इसे 1 बनाएं, पहले 1 बनाएंगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें R2 में, तो यहाँ पर अपान में 5 आ जाएगा। तो अपान से बचने के लिए हम ये काम नहीं करेंगे कि 5 से डिवाइड करें, क्योंकि ये एक्लॉन फॉर्म में कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर 1 बनाएं। बस एक्लॉन इस तरीके से होना चाहिए कि इधर 0 0 हो, इस टाइप से एक्लॉन मतलब CD। तो ये 0 0 हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आसानी रहेगी फ्रैक्शन से बचने के लिए, अपन 5 से बचने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगले स्टेप में माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होके यहाँ पर 0 बना सकेंगे। तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या फिर हम जैसे कर रहे हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो राइट ये रो है R3, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एक मैट्रिक्स, एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A आ जाएगी। तो इस मैट्रिक्स A जो है R1 और R2 में इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो R1 R2 को तो एज इट लिख दें विदाउट एनी चेंज, 1 - 2 और 1 और 0 5 और -1, और यहाँ पर जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो चेंज दिखाई पड़ेगा, इधर 5 बन जाएगा, यहाँ पर 5K आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि हमें 0 बनाना है तो इसके लिए R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। R3 ये ऑपरेशन करने एलिमेंट्री ऑपरेशन R3 - R2 करेंगे तो A एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर 1 - 2 1 0 5 -1। तो ये 0 0 5K, और 5K में से जब हम माइनस करेंगे -1 को, यानी 5K में से माइनस करेंगे -1 को, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 5K + 1 हो गया यहाँ पर।
अब यहाँ पे देखें ये एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स आ गई, इसकी रैंक के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन चूँकि के की वैल्यू नहीं मालूम है तो हमें केस लगाना होंगे, और केस से ही हमारी ये जो गिवन है हमारे दो पार्ट की हमें यूनिक सॉल्यूशन कब करना है इसे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब करना है, यानी के की वैल्यू क्या देगी ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाए और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए रैंक पहले यहाँ पर हम लिख दें फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन जो हमने कहा था पहले कि आप बता देंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ ए, तो जो कि हम रो से भी डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से कम होने चाहिए। नंबर ऑफ अननोन एक्स वाई जेड हैं, 3 हैं, तो इसका मतलब रैंक जो है वो 3 से कम होने चाहिए, और 3 से तभी कम होगी क्योंकि इनको तो हम 0 नहीं कर सकते, लेकिन हाँ के की वैल्यू ऐसे ज़रूर चुन सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं कि ये वैल्यू 0 हो जाए। तो इसलिए रैंक ए की रैंक जो है होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए। जब ए की रैंक 2 के इक्वल आ जाएगी तो ये ज़रूरी हमें 0 के बराबर पुट करना चाहिए, यानी हम लोग ये 0 के बराबर जब पुट करेंगे तभी के ये 0 हो जाएगा, और 2 ही यहाँ पर रो ऐसी बचेंगी जो अननोन जो नॉन ज़ीरो होंगी, तभी हम रैंक ए की 2 कर पाएंगे। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल हो, सॉरी, यानी फॉर यूनिक सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा हमारे साथ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ध्यान दें, यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो ये रैंक जो होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होगी, और ये नंबर ऑफ अननोन के जब इक्वल होगी, नंबर ऑफ अननोन जो कि 3 है, तो रैंक भी 3 होने चाहिए, और रैंक 3 तब होगी जब ये वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन जो होगा वो 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको मालूम है यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब ए की रैंक जो होती है नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो, और यूनिक सॉल्यूशन ओनली नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन ही होता है, और नंबर ऑफ अननोन 3 है तो ए की रैंक 3, और 3 तभी हो सकती है जब ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी हम 5k + 1 को 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, और यहाँ से जब हम 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो हम कह देंगे कि 5k की वैल्यू नहीं होना चाहिए -1 के इक्वल, और इससे हम सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k डज नॉट इज इक्वल टू -1/5, यानी जब k की वैल्यू -1/5 के इक्वल नहीं होगी तब, यानी कोई और वैल्यू रख दें इसमें, सिर्फ k की वैल्यू -1/5 ना रखें, तब ये यूनिक सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है आपको मालूम है, यूनिक सॉल्यूशन ये होमोजीनियस जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होते हैं, ये ट्राइवल सॉल्यूशन ही होता है। तो हैंस सॉल्यूशन, इसलिए ये सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन यही होता है कि x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0 होती है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन हमेशा। अब सेकंड वाला केस में यानी हम सेकंड की केस की बात कर रहे हैं, तो वो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख दें फॉर सेकंड कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो हमने पहले गलती से बता दिया था वो अब यहाँ पर करना है कि रैंक ऑफ ए, जिसे रैंक पे लिख सकते हैं या फिर रो कर दें, तो रो ऑफ ए यानी रैंक ऑफ ए वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन के। नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर जो है वो
3 है, यानी एक्स वाई जेड रेस्ट 3 से कम होना चाहिए, और 3 से कम क्या होगी, तो यहाँ पर 3 से कम 2 होगी, क्योंकि 2 रो तो ऐसे हैं जिसको हम कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी रैंक जो है वो 2 से कम तो नहीं कर सकते, तो 3 से कम होगी तो फिर 2 के इक्वल ही होगी, इसलिए ए की जो रैंक होगी वो 2 के इक्वल हो जाए। और इस वाले केस में, पहले वाले केस में तो 3 थी, देख ही चुके थे हम लोग। अब इसमें रैंक अगर 2 से कम होगी तो वही कंडीशन जो हमने पहले बताई थी आपको कि 2 से कम होगी, तो इसका मतलब हमें इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे तभी बचेंगे। तो इस फॉर दिस इसके लिए हमें ज़रूरी है कि 5k + 1 को 0 के बराबर पुट कर दें, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 5k = -1, और 5k k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी k की वैल्यू -1/5, यानी k की वैल्यू जब -1/5 करेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। अब इस वैल्यू को जब यहाँ पर हम डाल देंगे तो हमारा जो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या था यहाँ पर, 1 - 2 और 1, क्योंकि हमें अब सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, 0 5 और -1 एंड 0 0, ये वैल्यू हमने 0 के बराबर कर दी। अब यहाँ पर आप दोबारा से इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, इसमें x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ y से, इधर z से, दिस इम्प्लाइज दैट x - 2y + z = 0, और यहाँ पर जब x इंटू का तो 0 जाएगी, छोड़ दी, यहाँ y से इंटू हो जाएगा तो 5y, और यहाँ पर z से इंटू का तो -z = 0, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें जो मैट्रिक्स होती है v वो तो 0 होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बना के ओनली a लेके चलते हैं, क्यों राइट हैंड साइड में यहाँ पर इक्वेशन में 0 थे, ये होमोजीनियस इक्वेशन थी इसलिए। अब जो कि देख रहे हैं कि अननोन यहाँ पर 3 हैं और इक्वेशन है 2, तो एक ऐसा हमें वेरिएबल यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, कोई भी x y z, जिसको हम एक अपनी आर्बिट्री वैल्यू दें, आर्बिट्री स्वैच्छिक कोई वैल्यू दे दें। तो यहाँ पर z हम ले लेते हैं, तो z को कुछ वैल्यू दे देते हैं, लेट z = c, और c चूँकि कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 0 2 3 5, इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमको इससे मिलने वाला है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, तो इक्वेशन नंबर 2 में पहले वैल्यू रखें यहाँ पर z = c, तो 5y - c = 0, तो यहाँ से हम 5y की वैल्यू निकालेंगे तो c हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो cy 5 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने जो लिखा था उसमें z की और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x - 2 × y की वैल्यू c/5 और z की वैल्यू c है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2c/5 प्लस हो जाएगा, c उधर जाके माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज होके। इसमें 5 को एलसीएम लेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2c - 5c और -3c/5 आ जाएगा x की वैल्यू। इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया, x = -3c/5, x = -3c/5, y = c/5 और z = c। तो c की वैल्यू चूँकि इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इस केस में मिल गया। और इसमें जो पूछा गया था k की वैल्यू कितनी होगी, -1/5 होगी। फर्स्ट वाले में k की वैल्यू -1/5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो सिर्फ ट्रैवल सॉल्यूशन ही होता है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो ट्रैवल सॉल्यूशन तो होता है, साथ में ये वाला सॉल्यूशन होता है, और इसी के अंदर ट्रैवल सॉल्यूशन भी रहता है, क्योंकि c बराबर जब 0 पुट करेंगे तो x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर भी 0 होता है, क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।